नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है हम शुरू करें। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। अभी तक हमने शुरुआत से अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। हमने जो क्लासें पढ़ी उसके बारे में मैं आपको कुछ दोहरान कर दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जेफरीज की परिकल्पना पढ़ा था, ज्वारीय परिकल्पना पढ़ा, इसी बाद हमने निहारिका परिकल्पना, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा आगे चट्टानें, अवसादी चट्टानों इनके बारे में, और स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना सब के बारे में हमने देख लिया था। अब धीरे धीरे हम पढ़ते पढ़ते वापस आ चुके हैं भूकंप, यानी हम अगली यूनिट में आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे बात कर रहे थे भूकंप के बारे में आज हम देखने वाले हैं भूकंप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा भूकंप जो होता है उसका मतलब क्या होता है। भूकंप कम यानी कंपन, आपको समझ गए होंगे इससे। ठीक है, भूकंप यानी होता है भूमि का कंपन होना, भूमि का कांपना, हिलना। ठीक है, अब इसका शाब्दिक जो अर्थ है, ज्योग्राफी की भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ जो बताया गया वो क्या है, धरातल का कांपना। क्या हो गया, पूरी पृथ्वी नहीं कांपती है, पूरी पृथ्वी इसमें नहीं कांपती है, कुछ ही हिस्सा इसका पृथ्वी पे कांपता है। ठीक है, अब धरातल का कांपना या हिलना है, यह एक अंतर्जात प्रक्रिया। किसी प्रक्रिया, ये आंतरिक प्रक्रिया है। अगर ये बाहरी प्रक्रिया होती तो ये हो सकती थी, नहीं हो सकती। बाहरी प्रक्रिया होने पर कुछ ऐसा नहीं होता, उससे मिट्टी का अपरदन वगैरह होता है, वो बाहरी प्रक्रिया कहते हैं। ये हम अंतर्जात प्रक्रिया यानी जमीन के अंदर यानी भूमि के भूगर्भ के अंदर हलचल होती है, उससे कांपना शुरू होता है। ठीक है, उसमें एक महोदय ने हमारी परिभाषा भी दी है, तो एक परिभाषा मैंने यहाँ पर आपको लिखी है, यहाँ पर स्थान कम होता है इस वजह से मैंने एक ही परिभाषा लिखी है, आपको समझाने के लिए दूसरी परिभाषा जो आपको नोट्स के माध्यम से मैं दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला मॉक माउस, क्या नाम है इसके भूगोलवेत्ता नाम है जिन्होंने भूकंप की परिभाषा दी है। मॉक माउस ने परिभाषा क्या दी है, भूपटल की शैलों में संचलन या समायोजन की क्रिया द्वारा। ठीक है, क्या लिखा, भूपटल की शैलों, भूपटल जो जमीन का भाग है उसमें भूपटल के शैलों में संचलन या समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाली प्रत्यास्थ तरंगों को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ प्रगाति। ठीक है, समायोजन की क्रिया द्वारा, ठीक है, संचलन या समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रत्यास्थ प्रगाति तरंगों को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये मॉक माउस ने परिभाषा दी थी। एक सेलिसबरी भूगोलवेत्ता है, उन्होंने भी भूकंप के बारे में परिभाषा दी। उसके बारे में उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, उन्होंने जो बताया था मानव से संबंधित, किससे संबंधित, मानव से संबंधित असंबंधित क्रियाओं द्वारा, इससे मानव से कोई लेना देना नहीं, मतलब मानव से असंबंधित, मानव के बिना जो क्रिया होती है। मानव तो क्या करता है, खाने खोदता है, तो वो भी तो करता है। इसके अलावा जो हलचल होती है उसको क्या कहा गया, यानी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो आंतरिक हलचल होती है उससे पृथ्वी कांपना या हिलना, उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये सेलिसबरी ने कहा है, मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा धरातलीय कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको ये बता दिया। अब हम जानेंगे कि ये जो उत्पन्न, जैसा हमने भूकंप के बारे में बता दिया, भूकंप इससे कहते हैं, लेकिन हमारे सामने जो बड़ा प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति इसकी कैसी होती है, किस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे हमारे यहाँ लिखा हुआ मैंने भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की विवर्तनिक क्रिया। कौन सी, पृथ्वी की विवर्तनिक क्रिया मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चट्टानों के प्रशीतन अक्षमता से आकस्मिक जो विक्षोभ होने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब मैं सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा मैंने, पृथ्वी की विवर्तनिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पृथ्वी की विवर्तनिक क्रिया, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा मैं नोट्स के रूप में मैं बता रहा हूँ। भूकंप की जो उत्पत्ति होती है उसका महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है विवर्तनिका। क्या होता है, विवर्तनिका। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सभी आंतरिक शक्तियां, जितनी भी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां होती है वो उसके अंदर क्या होती है, समाहित होती है। इन शक्तियों के द्वारा किसी क्षेत्र का उत्थान या अवतरण अथवा वहां के चटकने यानी खिसकना, चटकना या भंसन, संचलन या वलन संभव है। इस प्रकार की वर्तनिक क्रियाओं में एक विक्षोभ पैदा होता है। क्या होता है, विक्षोभ पैदा होता है, और इसी के कारण से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। हम अब हमारे सामने दूसरा जो बिंदु है उसका नाम है ज्वालामुखी क्रिया।
ठीक है, हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अपने चट्टानों के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में जब हम देख रहे थे उसमें हमने कुछ इसके बारे में देख लिया था। फिर भी मैं आज आपको और समझा देता हूँ ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, अब जैसे ये भूमि का भाग है, ठीक है, अब अंदर क्या हो रहा है, लावा मैग्मा जो देख तैयार हो रहा है, जो गर्म बन के क्या कर रहा है, अब उसको एक निकासी केव चाहिए जहाँ कमजोर चट्टान होगी वो उस तरफ बढ़ेगा। क्या होगा, जहाँ कमजोर चट्टान होगी वहां बढ़ेगा और धीरे से फिर एक विस्फोट होगा। क्या होगा, जोरदार विस्फोट होगा और विस्फोट में सारा क्या हो जाएगा, एक पूरा गुबार के रूप में यहाँ जमने लगेगा। ठीक है, ये उपयोगी भी होता है, किस प्रकार उपयोगी होता है आने वाले क्लासों में हम देखने वाले हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसके अंदर जमीन में यहाँ जब विस्फोट होगा, जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तब पृथ्वी के अंदर यहाँ आसपास के क्षेत्र में क्या होगी, हलचल पैदा हो जाएगी, यानी कंपन पैदा होगा। जैसे आपने देखा होगा पहले, जैसे अभी आजकल एक मशीनों का दौर आ गया जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मशीनों से कटिंग वगैरह जो कटिंग होती है। लेकिन एक जमाना था क्या करते थे, विस्फोट किया जाता, विस्फोट को करके वो पत्थरों को ब्लास्ट करके फिर उसको किया जाता था। तो जब वहां पर विस्फोट करते थे तो आसपास के क्षेत्र में क्या होती थी, हलचल होती थी। तो जैसे वो भी एक छोटा मोटा भूकंप का उदाहरण है। तो ये क्या होता है, तो इसी प्रकार से एक हलचल पैदा होती है, ये भी एक भूकंप की उत्पत्ति का कारण में है, ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया पिछली क्लासों में। ठीक है, इसमें भू प्लेटें जो होती है सदैव क्या होती है, गतिशील रहती है। कैसी रहती है, हमेशा गतिशील रहती है। और कई भू प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है। क्या होता है, विपरीत दिशा में, एक इधर दिशा में जाएगी और एक इधर दिशा में, तो बीच में क्या होगा, गैप पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से टकराती है और दोनों अवस्था में और भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होगी, यहाँ की जो चट्टान होगी वो इधर जाएगी तो कुछ न कुछ होगा ना, तो हलचल दोनों तरफ कुछ हलचल आसपास के क्षेत्र में होता है। अब तीसरा हमारा जो कारण है उसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी। क्या नाम है, प्लेट विवर्तनिकी। अब प्लेट विवर्तनिकी क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब जो ये क्षेत्र जहाँ पर महाद्वीपीय क्षेत्र, जहाँ हम भी निवास करते हैं, जैसे हम एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं, इस प्रकार से ये पूरा एक क्या है, एक स्थल मंडल का क्षेत्र है। कठोर भूपटल से निर्मित है। किससे निर्मित है, भूपटल से निर्मित है। और भूपटल सदैव गतिशील रहती है। कैसी होती है, इसमें गतिशील रहती है और यहाँ प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है और परस्पर क्या होती है, टकराती है। दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो आपको ये समझ में आ गया, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया भूकंप की उत्पत्ति के जो तीन कारण हैं। तीन कारण कौन से हैं, एक तो पृथ्वी की विवर्तनिकी क्रिया जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, दूसरा ज्वालामुखी, मैंने आपको एग्जांपल के मार्फत समझा दिया आपको, तीसरी बात है प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, तीन उत्पत्ति के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम अब बात करेंगे यहाँ पर जो तीन अन्य कुछ कारण है, वो मैं आपको छोटे नोट्स के रूप में बोल रहा हूँ और पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, देख लेना उसमें भी। जैसे भूकंप की उत्पत्ति के जो अन्य कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। किसी नदी पर बांध बनाया गया, क्या बनाया गया, बांध बनाया गया। जब बांध क्या होगा, उसमें क्या होगा, जल एकत्रित होगा भारी मात्रा में। जब जल एकत्रित होगा, जल के भार से जलाशय में तली पर क्या होता है, जैसे अब मैंने यहाँ पर ये बहुत बड़ा बांध बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, वो दीवार बना हुआ है इसकी बांध बांधने के लिए। ठीक है, तो ये जब पानी का भार कहाँ जाएगा, इसके तली क्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा, इसका जितना भी भार होगा वो कहाँ जाएगा, इसके तली क्षेत्र में होगा। जब इसके तली क्षेत्र में दबाव पड़ता है, इन सेलों में क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और विक्षोभ उत्पन्न होगा तो इसके अंदर क्या होगी, हलचल पैदा होगी और हलचल पैदा होने से क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। और भूकंप आएगा तो बहुत विनाशकारी होगा, क्योंकि दीवारें भी टूटेगी, पानी भी आएगा, जन धन की हानि भी होगी। ठीक है, ये एक अन्य कारण में पहला भाग मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा और बता रहा हूं, भूपटल के दरारों में प्रविष्ट जल के भीतरी तत्वों शैलों में संपर्क में आता है। जो शैल होते हैं उन पे संपर्क में आएगा और वाष्प में गैसें उत्पन्न होगी। क्या होगा, वहां पर गैसें उत्पन्न होगी और निकासी के लिए कहां जाएगा, ऊपर की जहां कमजोर सेल होगी उनकी तरफ बढ़ता जाएगा और वहां पे भी क्या होगी, एक हलचल पैदा होगी। ये दूसरा अन्य कारण है भूकंप आने का। अब तीसरी बात बताता हूं मैं, कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो प्रभावकारी नहीं होते। कभी कभी जैसे आप न्यूज वगैरह में सुनते हो, आज हमने जयपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जयपुर में हल्के झटके महसूस किए, दिल्ली में हल्के झटके। तो क्या होता है, कुछ भूकंप के केंद्र जो होता है वो कम होता है या लघु होता है,
ठीक है, जो प्रभावशाली इतने नहीं होते और इन शैलें टूटने और गुफाओं के गिरने, पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन, हिमस्खलन, और जैसे उत्तराखंड वगैरह में आप हमेशा देखते होंगे न्यूज वगैरह में बरसात के समय में भूस्खलन होता है। तो ये कुछ छोटे मोटे कारण है जो भूकंप का हल्का कारण मान सकते हैं। ठीक है, चौथा कारण है अनेक मानवीय क्रियाओं द्वारा लघु कृत्रिम भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। और एक समय आपने सुना होगा, आप बहुत छोटे होंगे, हालांकि 2010 की बात है कि एक ऐसा मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ विस्फोट होने वाला है जो पृथ्वी नष्ट हो सकती है, तो लोग उससे क्या हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं था, वहां शोध कर रहे थे। और कभी-कभी मानव द्वारा भी भूकंप आते हैं। आप जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल के लिए, जैसे खनन क्रिया चलती है अपने आसपास, जैसे जाबरमान क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, खनन के लिए वो क्या होता है, अंदर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में अंदर की तरफ खोदते अंदर जाएंगे तो क्या होगा, एक तो निकासी होती जाएगी, और वो जब उसके लिए कोई सहारा नहीं रहेगा तो क्या होगा, धसेगा, तो भूकंप जैसे महसूस होगा वहां पर, क्योंकि वहां भी छोटी मोटी हलचल पैदा होगी। तो ये मैंने बता दिया आपको भूकंप के अन्य जो कारण है वो। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ भूकंप की तरंगों के प्रकार। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रधान या प्राथमिक तरंगें, ठीक है, प्रधान या तीव्र, ये जो होती है वो कैसे होती है, मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया था। इसको प्रधान या प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब होता है अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी का पहला वर्ड क्या है, पी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पी वेव्स, यानी वेव्स का मतलब होता है तरंगे, और इसके लिए इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पहली तरंग कौन सी होती है, तो प्रधान या प्राथमिक तरंग, या इसको प्राइमरी तरंग भी कहते हैं, या पी भी कहते हैं। ठीक है, इसका पहला वर्ड पी है, इसलिए इसे पी से कोई लेना देना नहीं, इसका पी से जो मतलब वो प्राइमरी से है। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक तरंग। ठीक है, इसके बारे में कुछ मैं बातें बता देता हूं। यह जो भूकंप होता है ना वो लगभग सबसे पहले होता है कि गतिशील जो सामान्य तो होती है ना, वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, कितनी बहुत तेज रफ्तार होती है इसकी, और सघन और ठोस में इनकी गति कमजोर होती है। जो ठोस भाग होता है वहां पे इसकी गति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब हम दूसरी बात करें यहाँ पे, ये द्वितीयक लहर है। द्वितीयक का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, और इसको क्या बोलेंगे, गौण लहरें भी बोलते हैं। ठीक है, प्रधान, गौण और धरातलीय, प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीय, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब ये सब हम बता रहे हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी का जो पहला वर्ड क्या है वो एस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस वेव्स भी कहते हैं। और इसकी जो गति वगैरह होती है वो कितनी होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह गहराई तक जाती है, और ये बहुत कभी-कभी विनाशकारी सिद्ध होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे धरातलीय तरंग। कौन सी तरंग है, धरातलीय तरंग। ठीक है, इस ये थोड़ी सी कम होती है, इसको एल वेव्स कहते हैं, सॉरी, धरातलीय सरफेस का मतलब लॉन्ग वेव्स, इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग वेव्स, और इसका लॉन्ग वेव्स का पहला वर्ड कौन सा है, एल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एल वेव्स कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और ये कितना नुकसान करती है, ये मंद गति से होती है, और ये तरंगे पृथ्वी के चक्कर लगाकर जो केंद्र होता है वहां तक पहुंच जाती है, और ये जल स्थल दोनों में समान रूप से विनाशकारी होती है। जल में किस प्रकार से विनाशकारी होती है, जल में आपको पता ही होगा एक बार सुनामी आ चुकी है। ठीक है, और इसी प्रकार बहुत सारे, जैसे अमेरिका में भी एक बार आ चुके, कटरीना नाम का एक तूफान आ चुका है। तो ये तूफान कब आता है, जब जल में हलचल पैदा होती है, तो वहां पर खतरनाक वेव्स उत्पन्न होती है, लहरें उत्पन्न होती है, फिर ये तरंगे क्या होती है, तटीय भागों पर टकराती है, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे तूफान भूकंप की वजह से आ चुके हैं। ठीक है, ये बहुत विनाशकारी होती है, स्थलमंडल और जलमंडल दोनों में प्रभावकारी, इससे जो प्रभाव होता है वो विनाशकारी होता है, और ये 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी बहुत तेज गति से चलती है, और ये लॉन्ग वेव्स होती है, यानी लंबी तरंग, इसका बहुत प्रभाव होता है। ठीक है, आज मैंने आपको भूकंप के शाब्दिक अर्थ, भूकंप की उत्पत्ति के कारण, भूकंप की तरंगों के प्रकार के बारे में मैंने आपको समझा दिया, और भूकंप का भूकंप जो आता है उसको किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, पता करोगे हम, और मैं आपको अगले जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको भूकंप के प्रकार बताऊंगा, भूकंप कितने प्रकार का होता है, और भूकंप कौन सा हानिकारक होता है, कौन सा विनाशकारी होता है, और भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ किन किन क्षेत्रों में संभावना रहती है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसी दिन में हो सकता है तो मैं उसके जो प्रभाव होने, मानव जीवन पर जो प्रभाव होते हैं और फायदे भी बताऊंगा, और इसके जो हानियां होती है, नुकसान होती है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, नोट्स में आपको बता दूंगा, भेज दूंगा। धन्यवाद।